नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम संविधान या राज्य व्यवस्था की क्लास को शुरू कर रहे हैं। आज हम इस क्लास में सबसे पहले 3 बातों को समझेंगे। सबसे पहले ध्यान देंगे कि संविधान क्या है, और दूसरा संविधानवाद क्या है, और तीसरा राज्य व्यवस्था क्या है। राज्य व्यवस्था को हम लोग इंडियन पॉलिटी के नाम से जानते हैं, और संविधान को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि संविधान और राज्य व्यवस्था दोनों एक दूसरे के रूप हैं या एक दूसरे से भिन्न हैं। तो आज के क्लास में हम लोग यही समझेंगे कि किस प्रकार से संविधान और राज्य व्यवस्था में मूलभूत अंतर है। परंतु उसके पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि संविधान की अवधारणा आई कहाँ से। तो अब समझिए कि संविधान आया कहाँ से। तो आप देखिएगा कि समाज है, समाज में आप देखते हैं कि टीवी में और न्यूज़पेपर में या नॉर्मली आप देखते हैं कि कई सारे शब्दों को आप सुनते रहते हैं। जैसे सदन के बारे में आपने सुना, लोकसभा, कहते हैं कि लोकसभा का चुनाव आने वाला है, विधानसभा का चुनाव आने वाला। आखिर ये सब हैं क्या? ये सब जितने भी हैं, ये सब कहीं न कहीं संविधान के अंग माने जाते हैं। तो अब देखिए इनको समाज से क्या है कि समाज में आप देखोगे तो कई सारे वर्ग लोग रहते हैं, और कई सारे वर्गों के साथ साथ आप देखोगे विद्यालय भी कई सारे मिलते हैं। विद्यालय आपको देखने को मिल सकते हैं, बहुत सारे संगठन देखने को मिल सकते हैं। तो इनके बीच क्या होगा कि समाज जो है, समाज की सबसे छोटी जो इकाई है जिसे हम लोग कहते हैं परिवार, क्योंकि परिवार लोगों से बनता है, लोगों से समाज बनता है, और समाज में सबसे छोटी इकाई परिवार की होती है। अब परिवार हो सकता है, एक दूसरे के बीच संघर्ष की भावना आ सकती है। संघर्ष का मतलब वैचारिक भावना। जैसे आप समझिए कि आपकी एज 20-25 साल की उम्र के हो जाए तो नॉर्मली क्या होता है, घर वाले दबाव डालना शुरू करते हैं शादी के लिए। अब क्या है, आप अभी ठहरे बेरोजगार, अब आपको शादी अभी करना नहीं क्योंकि आप बेरोजगार हैं, परंतु घर वाले अपनी जिम्मेदारियों से मुक्ति पाना चाहते हैं। इसी वजह से आपको क्या कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं। उस स्थिति में आपके और आपके परिवार के सदस्यों के बीच एक संघर्ष की भावना चलेगी। ये भावना आपको पड़ोसी के बीच में भी देखने को मिल सकती है, किसी बात को लेकर के। ये भावना किसी वर्ग को वर्ग के बीच में देखने को मिल सकती है, विश्वविद्यालय में देखने को मिल सकती है, धार्मिकता को लेकर के देखने को मिल सकती है। भाई विचार ही तो हैं, विचार अलग अलग हो जाते हैं। अब ये जो संघर्ष की भावना चल रही है, ये संघर्ष जब बड़ा होता चला जाएगा, कोई विवाद, बहुत बड़ा विवाद हो जाए, उस स्थिति में इस संघर्ष के समाधान की अगर हम लोग बात करें, मान लो कि संघर्ष के दौरान कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो विवाद के समाधान के लिए हम लोग जाते किधर हैं? तो विवाद का समाधान करने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं? पुलिस के पास। भाई पुलिस ही अगर कोई, मान लीजिए कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो हम लोग नॉर्मली किसके पास अपने केस को लेकर के जाते हैं? पुलिस के पास। बर्थडे में तो अपने बुलाते नहीं पुलिस को, भैया चले आओ बर्थडे मना रहे हैं, बर्थडे में चले आओ। तो इस स्थिति में हम लोग पुलिस के पास जाते हैं। यही मान लीजिए कि देश में समस्या हो, देश की समस्या को सुलझाने के लिए, तो उस समय हमको क्या करना चाहिए? अगर 2 देशों के बीच विवाद है
तो उस स्थिति में सुलझाने का कार्य सेना करती है। तो ये दोनों कहीं न कहीं हमारी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। देश पे आती है तो सेना, लोगों पे आती है तो पुलिस कर रही। अब देखिए दूसरी चीज़ क्या हुआ, ये कहीं न कहीं ये दोनों सरकार के अंग माने जाते हैं। अब आप तो पढ़े होंगे कि सरकार के तो 3 ही अंग हैं। एक आपका विधायिका होती है, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। फिर आपके दिमाग में ये आता होगा कि भाई ये सेना और पुलिस को क्या बता रहे हैं। तो आप समझिए कि ये जो कार्यपालिका है, इसी कार्यपालिका में जितने भी आपके कार्य होते हैं, जितने भी सब कुछ होते हैं, उन्हीं को सेना और पुलिस भी उसके अंतर्गत आते हैं। समझने का प्रयास करिए कि विधायिका जो है ये कानून बनाती है। तो सबसे पहले मन में आपके यही आ रहा होगा कि विधायिका कौन है। तो विधायिका के नॉर्मली समझिएगा कि जो लोकसभा है, संघ में लोकसभा प्लस राज्यसभा और राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद है। यही विधायिका है। तो विधायिका में याद रखिए, विधायिका क्या करती है, कानून बनाती है। उन कानूनों का पालन कौन करती है, कार्यपालिका। उन्हीं कार्यपालिका में आपके पुलिस और सेना भी सम्मिलित है। तो एक चीज़ तो हमको पता चला कि हम जब भी संघर्ष हमारे बीच होगा या कभी भी विवाद होगा, तो विवाद के समाधान के लिए हमको कहीं न कहीं सरकार की आवश्यकता पड़ेगी। इसका मतलब हमारे शासन को चलाने के लिए सरकार की आवश्यकता है। अब ये प्रश्न उठता है कि क्या सरकार के होने से हमारी स्वतंत्रता की सीमा बरकरार रहेगी, या हमारे अंदर जो समानता है, समानता की भावना रहेगी या नहीं। इन तमाम बातों के एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि सरकार जो है, अब किसी देश में सरकार है तो सरकार तानाशाह भी हो सकती है। सरकार जो है आपके सारे कार्यों पर नियंत्रण भी लगा सकती है। तो कौन सी सरकार ऐसे है जो हमारे लिए ज़रूरी है, इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि सरकार ज़रूरी क्यों है और सरकार कैसी होनी चाहिए। तो इसको समझने के लिए हम लोग 3 एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, एक हमारा देश है, पड़ोसी देश, जिसे बोलते हैं म्यांमार। अब म्यांमार में आप देखेंगे तो म्यांमार में सेना की सर्वोच्चता है, यानी शासन किसका है, सेना का। यानी वहाँ जो सर्वोच्च है वह सेना है। इसका ये कदापि मतलब नहीं कि यहाँ सरकार नहीं है, अर्थात म्यांमार में भी सरकार है, लोगों के द्वारा सरकार चुनी जा रही। यहाँ भी आप देखोगे तो यहाँ भी सरकार के 3 अंग हैं। एक आपकी विधायिका, विधायिका के साथ साथ कार्यपालिका और कार्यपालिका के साथ साथ न्यायपालिका। ये सरकार के 3 अभिन्न अंग यहाँ भी कार्यरत हैं, परंतु इन तीनों को कंट्रोल कौन कर रहा है, वो सेना कर रहा है। तो इसका एकमात्र है कि सरकार को तो चुनती जनता है, तो सर्वोच्च होनी चाहिए सरकार। परंतु अब सरकार भी सेना के अंतर्गत काम कर रही है, अंडर में काम कर रही है, तो भाई नियमावली कौन बनाएगा, नियमावली बनाएगी सेना। और जब सेना नियमावली बनाएगी तो विधायिका को भी कंट्रोल कर लेगी, विधायिका के साथ साथ कार्यपालिका को भी कंट्रोल कर लेगी, कार्यपालिका के साथ साथ आपका न्यायपालिका को भी कंट्रोल कर लेगी। इसका मतलब विधायिका में कौन लोग होने चाहिए, कौन लोग कार्यपालिका में होने चाहिए, कौन लोग न्यायपालिका में होने चाहिए, ये सब डिसीजन किसका होगा, सेना का। अब आप सोच करके देखिए कि सेना यहाँ सर्वोच्च है,
आपने चुना सरकार को, सरकार कोई निर्णय ले ही नहीं पा रही, तो क्या आपकी स्वतंत्रता रहेगी? तो इस परिस्थिति में आपकी स्वतंत्रता का हनन होना स्वाभाविक है। अब दूसरी बात हम लोग करते हैं, इसी प्रकार एक देश है ईरान। ईरान की जब हम लोग बात करें तो ईरान में है धर्म गुरुओं की स्वतंत्रता, या कह सकते हो कि धार्मिक नेताओं की, यहाँ पर धार्मिक नेताओं का शासन है, धार्मिक नेताओं का शासन। अब धार्मिक नेताओं का शासन, इसका मतलब यहाँ भी सरकार है, सरकार के 3 अंग यहाँ भी कार्य कर रहे हैं, परंतु वो किसके अंडर काम कर रहे हैं? और धार्मिक नेताओं के अंतर्गत काम कर रहे हैं, धार्मिक गुरुओं के अंतर्गत काम कर रहे हैं। यानी वहाँ पर धर्म हावी है, यानी जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो धर्म गुरुओं के द्वारा लिए जाएंगे। वहाँ पर सरकार का होना ना होना एक तरीके से, यानी कि नियमावली ये लोग बना रहे हैं और पालन सरकार कर रही है। तो सरकार के ये तीनों अंग यहाँ भी जरूरी है, यहाँ भी जरूरी है। अब देखो, धार्मिक नेता डिसाइड करेंगे कि आप कैसे पहनेंगे। कुछ दिन पहले आप जानते हैं हिजाब का मुद्दा अपने यहाँ भी उठा था, तो हिजाब पहनना ये डिसाइड करते हैं कि कौन क्या पहनेगा, कहाँ कौन से वेशभूषा को धारण करेगा, किस रहन सहन वहाँ का क्या होगा, ये सब डिसाइड करने वाले धार्मिक नेता हैं। तो जब धार्मिक नेता ही ये डिसाइड कर रहे हैं तो आपकी स्वतंत्रता क्या यहाँ पर है? भाई आप सोचिए, ज़रा सोच के देखिए कि जब आप पैदा होते हैं तो आपके पास स्वतंत्रता होती है, धीरे धीरे आप बड़े होते हैं, चलो समझ में आता है कि परिवार वाले आप पर दबाव डालते हैं, परंतु कोई देश का व्यक्ति या देश की सर्वोच्चता ही आपको पहनने से रोक दे तो आपकी स्वतंत्रता का हनन हुआ। अब देश का नेता डिसाइड कर रहा है कि भाई तुम क्या पहनोगे, कैसे रहोगे, कैसे बैठोगे, कैसे उठोगे, तो ये सब तो डिसाइड कर रहे हैं कौन? नेता लोग। तो जब ऐसी समस्या दुनिया में चल रही थी, उसी समय क्या हुआ, यूएसए ने डिसाइड किया कि भाई हम तो सरकार को रखेंगे क्योंकि सरकार की आवश्यकता है। भाई सरकार जो है संघर्ष की समाधान में करने में मदद करती है, परंतु हम यहाँ अपने यहाँ संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार करेंगे। यानी हमारे यहाँ एक संविधान लिखा जाएगा और वही शासन की सर्वोच्चता को डिसाइड करेगा। अब देखो भाई, नई अवधारणा आ गई कि संविधान की सर्वोच्चता। इसको एग्जाम्पल में आप देखिए, यूएसए को भी रख सकते हैं और यूएसए के साथ साथ भारत को भी रख सकते हैं। अब संविधान की सर्वोच्चता का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो शासन चलेगी, यानी शासन जो चलेगा वह शासन चलेगी संविधान के अनुसार। और शासन का आधार क्या होगा? तो शासन का आधार होगा विधि, अर्थात विधि का शासन चलेगा, यानी कानून रूप से शासन चलेगा। अब आपके दिमाग में आया होगा तुरंत कि कानून तो विधायिका बनाती है, तो कानून विधायिका बनाती है तो संविधान की सर्वोच्चता कैसे हो गई? तो याद रखिएगा कि ये जो विधि का शासन रखा गया है या संविधान की सर्वोच्चता जो रखी गई है, ये रखा गया है सरकार के अंडर में, यानी सरकार के उन्हीं 3 अंगों को, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अंतर्गत। न्यायपालिका के अंदर। परंतु अब आप देखिए, विधायिका कानून बना रही है। भाई सरकार तो यहाँ भी होती थी, सरकार तो यहाँ भी है, सरकार यहाँ भी है, तो अंतर तीनों में क्या हुआ? तो याद रखिएगा, अंतर इतना है कि ये जो विधायिका कानून बनाएगी, ये संविधान के दायरे में रख करके बनाएगी। इसका मतलब संविधान के दायरे में होने का अर्थ ये है कि संविधान डिसाइड करेगा कि विधायिका किस अनुसार कौन सा कानून बना रही है। संविधान ये डिसाइड करेगा कि किसको स्वतंत्रता देना है, किसकी स्वतंत्रता को कितना देना है, ये संविधान तय कर रहा है। और संविधान में लिखी हुई बातों के अनुसार विधायिका उसको कानून का रूप देती है। तो कहीं न कहीं संविधान क्या कर रहा
है, सरकार को सीमित कर रहा है। तो संविधान हमारे यहाँ जरूरी क्यों है, इसको समझते हैं थोड़ी सी कि संविधान हमारे यहाँ इतना जरूरी क्यों, या किसी भी देश के लिए संविधान इतना जरूरी क्यों है, इसको समझते हैं। तो संविधान की ज़रूरत यानी संविधान की अगर बात करें, संविधान की आवश्यकता क्यों, तो संविधान की आवश्यकता या संविधान इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो पहले इसको समझिए। संविधान क्या करती है, लोगों को समानता देती है, इसके साथ साथ लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार देती है, और सरकार के शासन को सीमित करती है। अब आप समझिए कि लोगों को समानता प्रदान करना यानी लोगों में आपसी समानता हो, इस बात को ध्यान रखा जाता है किसमें, संविधान में। लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार हो, सभी लोग समान रूप से रहें। अब आप देखते हैं कि आपके यहाँ मौलिक अधिकार रखे गए हैं 12 से 35 आर्टिकल तक, जिसमें स्वतंत्रता की बात कही गई है, स्वतंत्रता के साथ साथ समानता की बात कही गई है, प्रत्येक वर्गों का ख्याल रखा गया है। सरकार क्या कर रही है, अब आपके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकती, यानी विधायिका जो कानून बनाएगा वह कानून बनाएगा तो, लेकिन वह संविधान के दायरे में रह करके बनाएगा। अब देखिए कि यहाँ संविधान की कुछ बेसिक बातों को समझें तो संविधान में क्या किया जाता है, अनुच्छेद आपके कितने दिए गए हैं, 395 आपके अनुच्छेद हैं। अब 395 अनुच्छेदों के साथ आपके कई सारे भाग रखे गए हैं और भागों के साथ साथ अनुसूचियों का डिवाइडेशन किया गया है। अब देखिए समझिए यहाँ पे बात को, ये 395 अनुच्छेद हैं, तो भाग की आवश्यकता क्यों पड़ी या अनुसूचियों की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस बात को समझते हैं कि भाई 395 अनुच्छेदों को अलग अलग धागों अलग अलग एरिया में रखे गए थे, यानी इतने एक एक आर्टिकल करते हुए 395 आर्टिकल। अब भाग में क्या किया गया, भाग को क्यों रखा गया, क्योंकि जो सेम तरीके के आर्टिकल्स थे, सेम तरीके का मतलब है कि एक ही आधार को जो सेट करते हैं उनको अलग अलग भागों में निर्धारित किया गया है। एग्जाम्पल के रूप में समझिए, जैसे मूल अधिकार को अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक रखा गया है, तो इसको भाग 3 में रख दिया गया, यानी मूल अधिकार। तो मूल अधिकार में क्या किया गया, एक सीधा सा एक भाग रखा गया, एक भाग को एक शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं कि ये 12 से 35 आर्टिकल एक डिब्बे में हो जाएंगे। इसका मतलब इसको पढ़ने में हमको आसानी होगी और समझने में हमको आसानी होगी कि हम भाई एक एक आर्टिकल के बजाय हम एक नॉर्मल कह सकते हैं कि ये भाई मूल अधिकार है। ये जितने भी आर्टिकल हैं ये सब मूल अधिकार की ही बात करते हैं। अब देखो, तो ये तो भाई एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको समझाया। तो टोटल भागों की संख्या ऐसे कितनी रखी गई, टोटल भागों की संख्या रही 22। अभी वर्तमान में 25 हैं, उसकी बाद हम बात में करेंगे। कुल मिलाकर के मूल रूप से आपके 22 भाग रखे गए। तो 22 भागों में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग चीज़ों की चर्चा मिलेगी, जैसे राज्यों की चर्चा मिलेगी, संघ की चर्चा मिलेगी, तो सबकी नागरिकता की चर्चा मिलती है। तो इन कितने एक नागरिकता की चर्चा आपको देखने को मिल सकती है, तो उनके अलग अलग आर्टिकल के माध्यम से अलग अलग बॉक्सों में कह सकते हो कि इनको डिवाइड कर दिया गया। अब प्रश्न ये आया कि अनुसूची की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो अनुसूची की आवश्यकता इसलिए पड़ी
क्योंकि देखो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। अब भारत राज्यों का संघ है, इसका मतलब भारत में 28 स्टेट को दिखाना पड़ेगा। 28 स्टेट के साथ साथ आपको केंद्र शासित प्रदेश को दिखाना पड़ेगा। तो इन सब की चर्चा अनुच्छेद 1 में अगर करेंगे जब हम, तो बहुत बड़ा बन जाएगा। इसीलिए इसको शॉर्ट रखने के लिए हमने क्या किया, इसको अनुसूची 1 में रख दिया। तो अनुसूची जब हम 1 में पढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या है, हम टोटल भारत के राज्यों के बारे में जान जाएंगे और भारत के राज्यों के साथ साथ संघ शासित प्रदेशों के बारे में जान जाएंगे। अब जैसे और समझिए, जैसे अब कहा जाए कि वेतन भत्ता, शपथ, वेतन भत्ता 2 और शपथ 3 के अंतर्गत। अब देखो बहुत सारे अलग अलग है, राष्ट्रपति अलग है, उपराष्ट्रपति अलग है, प्रधानमंत्री अलग है, राज्यपाल अलग है। इन सबको क्या किया गया, अलग अलग आर्टिकल के माध्यम से शपथ दिलाने का कार्य किया गया है। तो अलग अलग वेतन दिए जाने का प्रावधान किया गया। तो इन सबको एक सामूहिक रूप में इकट्ठा कर लिया जाए, इसीलिए अनुसूची का प्रावधान किया गया है। अब जैसे संघ एवं राज्यों के कार्यों का विभाजन किया जाएगा, क्षेत्रों का विभाजन किया जाएगा। तो क्षेत्रों का विभाजन जो होगा एक अनुसूची के दायरे में रख दिया। कौन कौन से क्षेत्र आएंगे उनको आर्टिकल के माध्यम से मार दिया गया। तो इसको कहीं न कहीं पढ़ने में हमको आसानी हो सके, इसी वजह से भाग और अनुसूचियों को अलग अलग दायरे में रखा गया। तो अब ये डिपेंड हुआ अनुसूचियों के रखने से एक फ़ायदा ये हो गया कि हम सारे आर्टिकलों का इतना विस्तार से वर्णन नहीं किया गया। जिनका विस्तार से वर्णन किया जाना चाहिए उनको अनुसूचियों में रख दिया गया। और वर्तमान में आपको पता है कि अनुसूचियाँ कितनी हैं, टोटल अनुसूचियों की संख्या 12 रखी गई। अब अनुसूचियों की संख्या इतनी होगी। अब आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि भाई ये तो समझ में आया कि संविधान में अनुच्छेद हो गए, तो अधिनियम क्या होते हैं। तो आइए इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं कि अधिनियम और अनुच्छेद में क्या अंतर है। तो अधिनियम और अनुच्छेद में अंतर है। अब मूलभूत अंतर क्या है अधिनियम में, याद रखिएगा। सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे एक अंग विधायिका को। तो विधायिका को हमने आपको पहले भी बताया, इसमें जो आते हैं लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद। तो विधायिका, और इधर हमने क्या किया, अनुच्छेद की चर्चा आपको पहले बताया कि अनुच्छेद की जो चर्चा मिलती है वो मिलती है संविधान। ये जो चर्चाएं मिलती हैं ये कहाँ मिलती हैं, संविधान। अब देखो संविधान में लिखे गए अनुच्छेद के माध्यम से ही विधायिका कानून बनाएगी। अब कानून कैसे, जैसे एक एग्जाम्पल के बेस पे समझें कि घरेलू हिंसा कानून, या इसी को बोलें घरेलू हिंसा अधिनियम। घरेलू हिंसा अधिनियम जब आपको बनाया जाए तो एक नियम बना दिया गया, एक एक्ट बना दिया गया। तो इस एक्ट को हम लोग समझते हैं कि यह एक्ट आया कहाँ से होगा, तो यह एक्ट आया होगा संविधान के आर्टिकल के माध्यम से। क्योंकि संविधान के आर्टिकल में मौलिक अधिकार में समानता की बात कही गई है। सभी के लिए विधि का शासन होना चाहिए, यानी कानून सबके लिए समान होना चाहिए। इसीलिए संविधान में कानून सबके लिए समान हो, इसीलिए विधायिका ने क्या किया, एक कानून निर्मित कर दिया जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, घरेलू हिंसा अधिनियम। अब इसको समझते हैं।
अब इसको समझते हैं कि ये जो अनुच्छेद है और एक घरेलू हिंसा अधिनियम है, जब भी अगर पूछा जाए कि इन दोनों में बड़ा कौन होगा, तो इन दोनों में बड़ा होगा आपका अनुच्छेद। क्यों? क्योंकि अनुच्छेदों के माध्यम से ही ये कानून बनाए गए हैं। जितने भी कानून बनेंगे वो अनुच्छेदों में आकर के चूर हो जाएंगे, अर्थात कितने भी हजार अधिनियम भी मिल करके एक अनुच्छेद का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इसका मतलब क्या है कि संविधान डिसाइड कर रहा है कि शासन यानी नियम कैसे बनेगा। ये नियम जो बनाया गया है ये संविधान के अनुसार बनाया गया है। तो इसीलिए जब भी प्रश्न पूछा जाए तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? हमेशा सर्वोच्च यानी बड़ा कौन होगा? अनुच्छेद। अब देखिए दूसरी बात आती है कार्यपालिका की। कार्यपालिका की अगर हम लोग बात करें तो कार्यपालिका में क्या होता है? अब कार्यपालिका का काम क्या है? कार्यपालिका का काम है इन्हीं नियमों को पालन करना। अब इन नियमों को घरेलू हिंसा यानी घरेलू संबंधित कोई हिंसा होती है, घर में कोई महिलाओं के साथ या किसी के साथ अगर कोई भी हिंसा होगी, उस स्थिति में आप अपने केस को कहाँ लिखाने जाते हो? स्वाभाविक सी बात है कि आप पुलिस में जाओगे या न्यायालय में जाओगे। अब उस स्थिति में समझिए कि कार्यपालिका में पुलिस भी आती है, तो पुलिस के माध्यम से आप क्या कर रहे हैं? अपने समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। तो इसका कहीं ना कहीं आपको यह समझ में आ रहा होगा कि भाई विधायिका और आपके कार्यपालिका का होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि संविधान है जरूर, लेकिन संविधान को चलाने के लिए भी इन तीनों की आवश्यकता पड़ रही है। अब कार्यपालिका क्या कर रही है? इन्हीं नियमों को यानी जो एक्ट बनाया गया इन्हीं नियमों के अधीन होकर के कार्य करेगी। और साथ ही साथ इसका एक काम और भी होता है, नीतियां बनाना। यानी सरकार क्या कर रही है? सरकार का जो दूसरा अंग है जिसे हम लोग बोलते हैं कार्यपालिका, तो कार्यपालिका क्या करती है? नीतियां बनाती भी। अब समझो इसको एग्जाम्पल के जरिए, मोदी जी की अलग नीति और मनमोहन सिंह की अलग नीति। मनमोहन सिंह सरकार थी तो उनकी अलग पॉलिसी थी, मोदी जी की अलग पॉलिसी है। ऐसा क्यों हो रहा है? पहले इसको समझते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि कार्यपालिका नीतियां बना रही हैं और नीतियों को भाई क्रियान्वयन करने के लिए किस प्रकार से हम समझते हैं इसको कि कार्यपालिका का काम है कार्यपालिका का कार्य जो है ये तो एक है क्या कि जो विधायिका के द्वारा बनाए गए नियमों का क्रियान्वयन करना और दूसरा इसका कार्य क्या है? तो दूसरा समझिए, तो दूसरा इसका काम है नीतियों को बनाना। ये दो कार्य इसके हो गए। तो सबसे पहले समझिएगा कि कार्यपालिका जो होती है दो प्रकार के इसके सदस्य होते हैं। एक तो होते हैं अस्थाई सदस्य और दूसरे होते हैं अस्थाई सदस्य। अस्थाई सदस्य का मतलब होता है जिनका कार्यकाल फिक्स होता है, परंतु वो कुछ समय के बाद अपने सत्ता से हट जाते हैं। जैसे सीएम हो गया, पीएम हो गया, तो राष्ट्रपति हो गए, ये सब क्या है? ये सब अस्थाई। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं सीएम, पीएम, राष्ट्रपति, ये जितने भी आपके हैं जिनका चुनाव होता है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो, ये सब क्या है? अस्थाई सदस्य होते हैं। अब आपके दिमाग में आया होगा कि अस्थाई सदस्य कौन कौन से होते हैं? तो अस्थाई सदस्य में जैसे डीएम, एसपी, ये सब पुलिस वगैरह जितने भी हैं, ये सब क्या है? एक तरीके के अस्थाई। तो यहाँ पर जो अस्थाई है, अस्थाई लोग ही नीतियाँ बना रहे हैं।
तो नीतियाँ जब ये लोग बनाते हैं तो नीतियों को जब बनाने की बात आती है तो इनकी नीतियाँ परिवर्तित की जा सकती हैं और इनको नीतियाँ आपको फॉलो करें ये ज़रूरी नहीं होता है, परंतु जो विधायिका के द्वारा जो कानून बनाए जाएंगे उनको आपको मानना अनिवार्य है। तो दोनों में डिफरेंस एक बात को समझ में आए कि नीतियों का पालन करना सरकार का मनुष्य के लिए या नागरिक के लिए ज़रूरी नहीं है, करे या ना करे उनकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, परंतु जो नियम बनाए गए हैं विधायिका के द्वारा उनका पालन करना अनिवार्य है। अब देखिए जो नियम बनाए जा रहे हैं यानी नियम या कानून, तो कानून बनाता कौन है भाई? कानून बना रहा है विधायिका, कानून विधायिका बना रही है। पालन कौन कर रहा है? पालन कर रही है कार्यपालिका। अब ये समझिए आप कि आप कहेंगे कि कानून ये बनाए और ये पालन कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी थोड़ी कि ये जितने भी कानून बनाए वो सब सही ही हों, और ये भी ज़रूरी नहीं कि ये जो कानून बनाए वो कार्यपालिका उसको मान ही ले, भाई बाध्य तो है नहीं। अब ज़रूरी थोड़ी है कि जो नियम विधायिका बना दे वो 100% सही हो, तो इन दोनों के बीच विवाद हो भी सकता है। तो विवाद की स्थिति में तब क्या होगा? जब इन दोनों के बीच विवाद होगा तो इन्हीं के विवादों को सुलझाने के लिए न्यायपालिका की आवश्यकता पड़ी। इसकी आवश्यकता पड़ी न्यायपालिका। तो अब क्या करेगा ये न्यायपालिका? क्या कर रही? विवादों का सुलझावा कर रही है, यानी विवादों को सुलझाने का कार्य करती है न्यायपालिका। तो एक बार हम लोग पुनः देखते हैं ये भाई आया कहाँ से चीज़ें। संघर्ष की भावना उठी समाज में वर्गों के बीच या किसी के बीच, उनके समाधान के लिए हमको सरकार की आवश्यकता पड़ी। सरकार की आवश्यकता को हम लोगों ने देखा और 3 एग्जाम्पल को भी हम लोगों ने देखा, और यह भी देखा कि संविधान जब आया तो संविधान ने किस प्रकार से सरकार के शासन को सीमित कर दिया, और सरकार के अंग जो कार्य कर रहे हैं वो संविधान के अनुसार कार्य कर रहे हैं, यानी संविधान की ही सर्वोच्चता के अनुसार हो रहा है। तो संविधान के शासन जब चलेगा तो यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से यानी हर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलेगी कि वह स्वतंत्रता को क्या कर सके, अपना सके, जो आपको ईरान और म्यांमार में देखने को नहीं मिलती थी। अब प्रश्न ये आता है कि क्या किसी देश में संविधान ही ये डिसाइड करेगी कि कोई व्यक्ति स्वतंत्र रहेगा या नहीं? अब इन्हीं बातों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, और उन्हीं बातों में हम लोग संविधानवाद क्या होता है और राज्य व्यवस्था क्या है, इन दोनों के अंतर को भी हम लोग समझेंगे। आपको क्लास अच्छी लगे तो आप शेयर करिएगा, सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।